हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा साइंस। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 ज्या उपक्रम का सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड चैप्टर बोला जाए दूसरे बुक एनसीईआरटी की बुक के अनुसार उसका अगला भाग है। यानी पोषण का जो अगला नेक्स्ट भाग हम लोग देखते हैं वो श्वसन है। हम लोग का पोषण कल ख़त्म हो चुका था, तो उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं श्वसन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि श्वसन है क्या। अच्छा, हम लोग अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि श्वास लेना यानी सांस लेना और श्वसन दोनों प्रक्रिया को एक ही में मिला देते हैं। ये बहुत बड़ा आप लोग का गलती हो जाएगा। आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करिएगा। श्वसन और श्वास लेना में बहुत ज़्यादा अंतर है। श्वसन की क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है और श्वास लेना हम जो नाक से गैसों का आदान प्रदान करते हैं नाक की सहायता से, वो होता है हम लोग का सांस लेना। ये हम लोग मुंह के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये जो आप CO2 बाहर निकालते हैं, O2 लेते हैं, ये आपका श्वास में आ जाता है। पर जो एनर्जी हमारे भोजन लेने के बाद जो एनर्जी बन रहा है, वो जो एनर्जी बन रहा है वो श्वसन की प्रक्रिया से बनता है। तो श्वसन का परिभाषा मैंने सबसे पहले आप लोग का देख सकते हैं। आप लोग मैंने तीर मार के लिखा हुआ है परिभाषा कि भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। बहुत सिंपल से आप लोग जानते हैं कि आप लोग भोजन खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। श्वसन की प्रक्रिया आपके शरीर में होती है और उसी से जो ऊर्जा मुक्त होता है वही एनर्जी आपको शरीर में मिलता है, किसी भी काम करने के लिए हेल्प करता है वही एनर्जी। तो एकदम सिंपल से अगर श्वसन क्या है, कोई भी पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं, तो आप लोग हमेशा एक ही लाइन में देखिए, अपने भाषा में बोलिए, छोटा ही आंसर बोलिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है जो अपने भाषा में भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। बहुत सिंपल से आप सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते याद कर लो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कॉपी में लिखने के बाद उसके बाद दोबारा हम देखते हैं तो वो चीज़ तो हमारे माइंड पे होता है, पर फर्स्ट टाइम में अगर याद कर लो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप लोग कोशिश करना कि इसको स्टार्टिंग में ही याद कर ले। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया, जो भोजन आप लोग ग्रहण किए उससे जो भी ऊर्जा मुक्त हो रही है उस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। उसके नीचे मैंने लिखा है श्वास लेना। अभी मैंने बताया कि श्वसन और श्वास लेना में बहुत अंतर होता है। तो जो श्वास है वो हमारा होता है O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। उसके बाद श्वसन जो होती है हमारे शरीर में दो प्रकार से होती है। वही मैंने लिखा है श्वसन पथ, यानी जो श्वसन हो रहा है उसके मार्ग कौन कौन से हैं, किस किस रास्तों से जो श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है। आप लोग जब बुक खोलेंगे, NCERT हो या अदर बुक भी खोलेंगे, तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है श्वसन का प्रकार, जिसमें आपका लिखा रहता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। इसे हम लोग श्वसन पथ भी बोलते हैं। आप लोग जानते हैं पथ का मतलब क्या होता है? पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। तो बस सिंपल सा है कि श्वसन जिस जिस मार्ग से जाएगा उसी का हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला है अवायवीय श्वसन, दूसरा है हमारा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी कि इसका दूसरा नाम भी आप लोग देख लेंगे, अनॉक्सी श्वसन है और उसमें ऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी अनॉक्सी आपके ऑक्सीजन से है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा अनऑक्सी, और इसमें ऑक्सीजन होगा उसमें ऑक्सी। तो आपका जो श्वसन पथ है वो दो प्रकार का है, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, जिसमें मैंने पहले ही कुछ अंतर लिख दिया है, पर इसको आप लोग समझिएगा कि ये अंतर आया कहाँ से है। पहले तो यहाँ जो अनऑक्सी श्वसन है उसके नाम से ही आप लोग जान जाएंगे कि जहाँ ऑक्सीजन ना हो उसे हम अनऑक्सी श्वसन बोलेंगे, जहाँ ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। यहाँ से आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप लोग का हमेशा याद रखिएगा, VBI 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ से अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का नंबर आएगा। आप लोग इस जो भी 3 पॉइंट मैंने लिखा है, इस तीनों पॉइंट को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। अवायवीय श्वसन अ लग गया, अनऑक्सी लग गया, इससे ही आप समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन इसमें नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है। यानी श्वसन की प्रक्रिया तो होगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सांस लेने पे कैसे एक गैस बाहर आता है, एक गैस अंदर जाता है। ऑक्सीजन आप लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस टाइम आपके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, पर जब आप CO2 छोड़ रहे हैं तो उस टाइम कहीं ना मतलब एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम में कोई ऐसा समय होगा जिस टाइम में आपके शरीर में ऑक्सीजन जिस जगह पे ना हो,
इतने सारे अंग हैं, बॉडी पार्ट्स है, तो हो सकता है कि कितने इसमें से कई ऐसे पार्ट्स होंगे जहाँ आप लोग की जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुँचती है। तो उसी भाग में हम अवायवीय श्वसन पढ़ते हैं और जहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है उस भाग में हम वायवीय श्वसन पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। उसके बाद ये हम देखेंगे अवायवीय जो श्वसन ये होता किस में है। तो देखो, जहाँ हम अभी बताएं कि ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, तो ये अवायवीय श्वसन हमारे पाया जाता है मांसपेशियों में। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, हमारे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है और वायवीय श्वसन पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो बच्चे 9th पढ़े होंगे वो तो समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जो नहीं पढ़े हैं उसको हम बता देते हैं कि हमारे जीवन की इकाई जो कोशिका है, उस कोशिका में एक पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे ऊर्जा का निर्माण करता है। उसे बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यही ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये जो वायवीय श्वसन है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और अवायवीय श्वसन हमारे मांसपेशियों में पाया जाएगा। अब इसका अगर मांसपेशियों को छोड़ के अगर किसी और चीज़ की बात करें तो ईस्ट में भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। आप लोग अपने घरों में ताड़ी या ये सब बनते हुए देखे होंगे। तो ताड़ी में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते, ताड़ी में कुछ कपड़ा से ढक दिया जाता है। क्यों कपड़ा से ढका जाता है मालूम है आपको? ताकि उसमें जो भी आप मतलब जो भी हम बनाना चाहते हैं उसको ढक के उसमें ऑक्सीजन ना जाए। तो वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे कौन सा श्वसन होगा? वहाँ पे भी जो भी जीवाणु होंगे या जो भी जीव वहाँ पे मौजूद होंगे, छोटे मोटे जो आपको उस खुले आँख से नहीं दिख सकते, वो भी तो सांस लेते हैं। तो यहाँ पे हम वहाँ ढक देते हैं तो वो क्या छोड़ेंगे? वो CO2 छोड़ते हैं। और जो आपका पदार्थ नशीला पदार्थ बनता है वो हमारा या तो अल्कोहल के रूप में होता है या इथेनॉल। इथेनॉल भी ये नशा वाला नशीले पदार्थ में आता है। तो वही देखेंगे, एक तो मांसपेशियों में हमारे शरीर में अगर बात की जाए तो अवायवीय श्वसन मांसपेशी में पाया जाता है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद ये जो ईस्ट है इसमें अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में ये ईस्ट इथेनॉल बनाता है और CO2। अब सेम वही चीज़ सोचिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग उसको ढकते हैं तो उसमें कुछ चीज़ तैयार हो रहा है। तो ढकने में कुछ ऐसे जीवाणु मौजूद होंगे, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे जो आपके उसको नशीला बना देते हैं। तो उसमें मौजूद होते हैं ईस्ट, और ईस्ट क्या करते हैं? उसे इथेनॉल में चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और CO2 उसमें से जो आप लोग देखे होंगे दही में बुलबुला छूटता है, वो बुलबुला कहाँ से आता है? वो जो जीवाणु होते हैं, आप लोग को तो पता होगा कि दही में भी जीवाणु पाया जाता है। तो वो जीवाणु जो सांस छोड़ते हैं वो CO2 छोड़ते हैं, O2 नहीं छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो वो बुलबुला के रूप में हम लोग को दिखता है। तो ये इथेनॉल और CO2 बनता है अवायवीय। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि श्वसन हमारा 2 प्रकार का है, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वायवीय श्वसन वो है जिसमें ऑक्सीजन है, यानी O2 की अनुपस्थिति को अवायवीय श्वसन कहते हैं, O2 की उपस्थिति को वायवीय श्वसन कहते हैं। अब ये किस में पाया जाएगा? ईस्ट और मांसपेशियों में पाया जाता है, और ये पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या बनता है? इथेनॉल और CO2, और इसमें हम लोग का मिलेगा CO2, H2O जल वाष्प के रूप में और ATP ऊर्जा के रूप में। ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। ATP का फुल फॉर्म भी होता है, जिसको लिखना होगा लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, और फॉस्फेट आप लोग का ये खनिज लवण आप लोग नाम सुने होंगे, उसी में आ जाता है। तो ये 3 फास्फेट होते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वायवीय श्वसन की उपस्थिति में हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। यही तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है इसमें। 2 मार्क्स के आते हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 3 पॉइंट भी ज़रूरी होते हैं किसी में भी। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग के अवायवीय श्वसन में इथेनॉल बना है, CO2 बना है, अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज़ को जान लीजिएगा, जल्दी कोई नहीं बताता है। ताकि क्योंकि अधिकतर बच्चे इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं और छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो प्लीज़ आप लोग बुक में देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया गया कि ये इथेनॉल और CO2
ये CO2 H2O ATP ऊर्जा के रूप में, ये बना कैसे है? आपको पता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज है, मालूम ही होगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है। ये ग्लूकोज टूट के पाइरूवेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, ग्लूकोज टूट के बदल जाता है, पाइरूवेट में बदलता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो टूट के बदलता है पाइरूवेट में। अब ये पाइरूवेट दोनों जगह पे जाएगा, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन है वहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे भी जाएगा। उस अंग में जाने के बाद मांसपेशी में जाता है। आप अगर जब कभी दौड़ते होंगे तो आपको कभी पैर में ऐंठन हुआ होगा, या बाई चांस कभी कभी अधिक काम कर लेने से, थकावट हो जाने से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। पता है आप लोगों को क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्लूकोज पाइरूवेट है अवायवीय श्वसन में जब आप लोग ज़्यादा काम करते हैं, कहाँ पे? जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो वहाँ पे क्या, और आप लोग को अभी मैंने बताया कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? हमारे मांसपेशियों में होता है। तो मांसपेशियों में क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा काम करने लगते हैं तो वहाँ पे एक अम्ल बनने लगता है, और उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से हमारे शरीर में अधिक काम करने पर ऐंठन होने लगता है, और हम लोग जब आराम कर लेते हैं, थकावट दूर हो जाता है, तो फिर से ये लैक्टिक अम्ल अलग अलग मतलब इकट्ठा हो जाता है, और उस टाइम जब थोड़ा आराम कर लेते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, जो जमा हुए रहते हैं। तो इस कारण ही हम लोग के शरीर में ऐंठन होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता चला होगा कि हमारे शरीर में ऐंठन होता है। आज पता चला होगा कि इसके पीछे राज है ग्लूकोज का, जो पाइरूवेट में बदल दिया, और उसमें भी अवायवीय श्वसन मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बना देता है। तो लैक्टिक, अब आप लोग ये मत करिएगा कि दौड़िएगा मत, नहीं, सेहत के लिए अच्छा है, दौड़िएगा। तो ये जो लैक्टिक अम्ल है वही हमारे ऐंठन के पीछे राज है इसी का। यही लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने की वजह से ऐंठन हो जाता है। और जो ईस्ट है, इस अवायवीय श्वसन का फ़ायदा उठा के बना लेता है इथेनॉल और CO2, जो हम लोग को नशीला पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो आज मार्केट में बिक रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अवायवीय श्वसन हम लोग का पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया आप लोग को कि क्या क्या बनाएगा। CO2 H2O ATP ऊर्जा के रूप में एनर्जी देगा। तो इस चीज़ को ये चीज़ बनने के पीछे इसका हाथ है, ग्लूकोज का हाथ है। ग्लूकोज अपने 6 अणु होते हैं उसके, आप लोग को पता है ना, C6H12O6 आप लोग लिखते हैं। तो ग्लूकोज के अणु टूट के पाइरूवेट में बदल जाते हैं। पाइरूवेट दोनों जगह पहुँचेगा, पहुँच के अवायवीय श्वसन में जाएगा मांसपेशी के पास, वायवीय श्वसन में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मांसपेशी में अगर देखेगा कि वो इंसान अधिक काम किया है तो लैक्टिक अम्ल बनाने लगेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में देखेगा कि श्वसन पहुंच गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब वायवीय श्वसन पहुंचेगा तो उसमें एनर्जी बनाएगा, जो आप लोग को दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एक तो वायवीय श्वसन आप लोग को एनर्जी दे रहा है, और दूसरा इधर अवायवीय श्वसन ज़्यादा एनर्जी में दौड़ लिए तो लैक्टिक अम्ल बना के ऐंठन तैयार कर देता है। यानी दोनों अपने जगह पे कार्य करते रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तक हमने बस यही देखा है कि श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, अवायवीय और वायवीय श्वसन के 3 पॉइंट देखे हम लोग ने, और उस 3 पॉइंट में तीसरे नंबर पर मैंने जो लिखा है इथेनॉल और CO2 H2O ATP के ऊर्जा के रूप में। ये जो चीज़ें बन रही है वो कहाँ से बन रही है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है एक्स्ट्रा में। आप लोग जब बुक खोलेंगे तो पहले समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है घुमा फिरा के, पर अब आप लोग बुक खोल के जब इस डायग्राम को देखिएगा कहीं ना कहीं आपको बुक ज़रूर मिलेगा ये चीज़, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों लिखा हुआ है इसके पीछे। बुक में किसी भी चीज़ को लिखने के पीछे रीज़न होता है, तो उसको समझने का कोशिश करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बहुत VVI क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोग का, VVI 5 मार्क्स का है, तो इसे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मानव में श्वसन अंग, यहाँ पे मैंने एक क्रम बना दिया है, एक ग्राफ टाइप का बना दिया है, ताकि आपको इसमें एक चीज़ याद रहे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम लोग सांस जो लेते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग के नाक से। इसका दूसरा नाम है नसिका, या इसे नासाद्वार भी कहा जाता है। श्वसन, हम लोग सांस लिए नाक से, वहाँ से एक नली जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं श्वास नली। उसके नीचे फिर एक नली जाती है जिसको हम बोलते हैं श्वसनी, और वो आपके फेफड़ा में बहुत अलग अलग फैल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसनिकाय। और लास्ट भाग है हम लोग का फेफड़ा, इसे फुफ्फुस भी कहा जाता है। फुफ्फुस आप लोग नाम देखेंगे बुक में, फेफड़े को ही फुफ्फुस कहा जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट हुआ है नाक से। हम लोग मेन 3 पॉइंट इसमें देखने वाले हैं, नाक, नसिका, श्वास नली और फेफड़ा। जो मेन है उसी पॉइंट को लॉन्ग लिखना है और थोड़ा इस तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोग एक काम करिएगा, इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया, आप लोग बुक से देख के प्लीज़ डायग्राम बना लीजिएगा। बिना डायग्राम के आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। डायग्राम बना के उसके बाद आप मानों में श्वसन अंग लिख के यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिएगा। पहला पॉइंट दीजिएगा नसिका या नासाद्वार, या जिसको ये नाम नहीं याद रहे नाक भी लिख सकता है। मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि इसमें क्या हो रहा है। इसके द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को बाहर निकाला जाता है। बस एक ही चीज़ मैंने लिखा है, आप लोग ध्यान देना। नसिका, नाक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, O2 को खींच रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। लगातार यही काम हो रहा है, O2 को खींच रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, O2 को खींच रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो आप इस तरीके से तो नहीं लिखिएगा कॉपी में, तो इसीलिए मैंने इसको एक शब्द दे दिया है, ग्रहण। जितना सुंदर शब्द दे के लिखिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, इसके द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को बाहर निकाला जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ये पहला पॉइंट हो गया आप लोग का। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग देखें, फेफड़ा। इसमें स्थित कुपिका, यहाँ पे जब ये आप लोग देखिएगा, यहाँ से ये जो नली जा रही है आपके फेफड़ा में खुलती है, ये दोनों नली। इसमें एक आप लोग के बुक में ऐसे संतरी कलर का करके ऐसे चित्र दिया होगा, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। कुपिका नाम लिखा होगा उसका, ये बहुत छोटा होता है, मैंने यहाँ बड़ा बनाया है। ऑरेंज कलर का करके चित्र दिया होगा ऐसे करके। ये जानते हैं आप लोग क्या होता है? इसमें आप लोग के गैस पहुंचती है, ये O2 है या CO2 है। ये क्या करता है कि CO2 को यही कुपिका पहुंचाएगा, ऊपर बाहर निकलता है, और यही कुपिका O2 को ग्रहण करके नीचे हमारे खून तक पहुंचाता है। यानी कहीं ना कहीं इसी का काम है, खून से CO2 को लेगा और उस CO2 को नाक के द्वारा बाहर ढकेल देगा, फिर नाक के द्वारा ही ऑक्सीजन को लेगा और उसी ऑक्सीजन को हमारे फिर से रक्त में भेज देगा। यानी हम लोग के शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भेज देता है। हमारे शरीर से निकालना है बाहर CO2 को, तो CO2 को बाहर निकाल देता है। तो ये कुपिका इसी का कार्य करता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, फेफड़ा में पाया जाता है। आप लोग याद रखिए, कुपिका कहाँ स्थित होती है, फेफड़ा में स्थित होती है। तो इसमें स्थित कुपिका गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। पहला पॉइंट था हम लोग का, नसिका क्या कर रही है, इसके द्वारा O2 को ग्रहण और CO2 को बाहर निकाला जाता है। फेफड़ा, इसमें स्थित कुपिका गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे श्वास नली। ये क्या करता है, यह एक ऐसा मार्ग है जो गैसों को फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये श्वास नली ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये क्या करेगा, जो भी गैस है हमारा CO2 हो या O2 हो, ये क्या करेगा, CO2 को तो ऊपर पहुँचाएगा। इसमें यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं, यहाँ O2 को लिख दीजिएगा, नहीं तो CO2 भी इसमें हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। O2 को क्या करेगा, यह एक ऐसा मार्ग है जो ऑक्सीजन को फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पे आप लोग एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा छोटा आंसर लग रहा है, डायाफ्राम। और उसमें आप लोग लिख लीजिएगा इस डायाफ्राम में कि यह शिथिलन तथा संकुचन का कार्य करता है। शिथिलन संकुचन का यही शब्द आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो आप लोग गुब्बारा को कभी हाथ से फुलाए पुचकाए होंगे या दबाए होंगे, तो कभी वो फूलता है पुचकता है, फूलता है पुचकता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट है वो थोड़ा ऊपर की ओर आता है, जब आप लोग सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा नीचे की ओर जाता है। तो ये आपका कार्य करता है डायाफ्राम, फुलाने और पुचकाने का। जैसे जैसे आप लोग सांस लेते हैं वो बड़ा, और जैसे आप सांस छोड़ते हैं वो छोटा हो जाता है। तो ये शिथिलन और संकुचन का कार्य आप लोग का डायाफ्राम करता है। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पहले नसिका लिखिएगा आप लोग, पहले नसिका फिर श्वास नली लिखेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा फेफड़ा लिखेंगे, चौथा डायाफ्राम। तो इस तरीक़े से आप लोग लिखिएगा इसका आंसर। और जरूर याद से ज़रूर आप लोग डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा, बिना डायग्राम के ये आंसर अधूरा रहेगा आप लोग का। बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
अगर ये आंसर लगता है कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है हम भूल गए, तो आप लोग एक ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि नसिका है। नसिका के बाद हम लोग को कौन सा पॉइंट लिखना है? श्वास नली। श्वास नली के बाद हम लोग को लिखना है फेफड़ा, और फेफड़ा के बारे में लिखने के बाद हम लोग को लिखना है डायाफ्राम। तो इसी 4 पॉइंट को लिखना है, और इस चारों पॉइंट में मैंने 1 से 2 लाइन लिखा है। हार्ड नहीं है, आंसर बहुत ईजी है। और अगर जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग दोबारा बता देंगे। पर इसको इसी क्रम से आप लोग इजी तरीके से एकदम लेकर और देख लीजिए किस क्रम से यहाँ पे नसिका के बारे में, फिर श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम, अपने भाषा में इसका काम अपने घर में बैठ के इसको अपने में ही कोई बोले, अगर कोई देखेगा तो पागल भी बोलता है, क्योंकि अपने में बड़बड़ाते हुए देख के कोई पागल बोल देगा, नॉर्मल बात है। पर आपके लिए बहुत अच्छा है, ये लाभदायक है आपके लिए। आप नसिका को देखें, बड़बड़ाएं कि नसिका हमारा क्या कार्य कर रहा है। फिर श्वास नली को, सेकंड पॉइंट श्वास नली, श्वास नली के बारे में बोलें। फेफड़ा, फेफड़े के बारे में डायफ्राम, डायफ्राम के बारे में। तो इस तरीके से इसको आप इजी बनाकर और पॉइंट वाइज इस आंसर को आप लोग याद कर लीजिएगा। डायग्राम को 2 से 3 बार रिवाइज, और उसमें भी मैंने जो पोषण में जो मैंने 2 VVI क्वेश्चन बताया, अमीबा में पोषण, मानव में पोषण, ये भी आप, ये दोनों 5 मार्क्स के, और इस चैप्टर में ये है मानव में श्वसन अंग 5 मार्क्स के। तो इसको आप लोग इन तीनों को डायग्राम के साथ फिर से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा याद से। एग्ज़ाम के टाइम बहुत ईजी लगेगा और बिल्कुल हार्ड भी नहीं लगेगा। अगर शुरू से आप लोग रिवाइज करते रहें तो लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में, अगर आप लोग पढ़ते भी नहीं है, बाई चांस किसी सिचुएशन ऐसा आ गया कि आप लोग नहीं पढ़ पाए, तो पढ़ा हुआ चीज़ अपने भाषा में हमेशा याद रहता है। रट के अगर इसको रट लीजिएगा, जो भी मैंने लिखा है, अब इसको रट लेंगे तो याद नहीं रहेगा, बस परसों तक याद रहने वाला है, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे पता है आप लोग को हार्ड क्यों लगता है कोई भी सब्जेक्ट? क्योंकि हम लोग पहला टाइम उस वर्ड को सुनते हैं, उस लाइन को सुनते हैं। आप लोग घर में जो डेली सुनते हैं वो आप लोग के लिए पुराना हो जाता है, वो चीज़ दिमाग पे बैठ जाता है। अगर आप लोग ये भी चीज़ डेली और कोशिश करिएगा कि जो जिन बच्चों को समझ में आ जा रहा है वो जाके अपनी क्लास में अगले बच्चों को समझाने का कोशिश करें, इससे आप लोग का ही नॉलेज बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए एक नोट मैंने लिखा है, इस पॉइंट में आप कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि इसको मैंने छोड़ दिया है या भूल गई। भूले नहीं है, देख लो एक बार। मुख हमारा जो है वो द्वितीयक अंग है, यानी कभी कभी आपने देखा है नाक से सांस नहीं लेने पे मुंह से सांस लिया जाता है। कभी कभी बच्चे जादू करते हैं, नाक बंद करके बोलते हैं कि मैं सांस लेके दिखा दूँ, मुंह से लेते हैं। तो वही एक जादू है हम लोग का यहाँ पे, कि नाक से अगर हम लोग का सांस नहीं लिए तो हमारा वो द्वितीयक अंग है सांस लेने का, कौन है? मुख। वही मैंने लिख दिया। और एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, हमारी नली एक ही नली से सांस भी लेते हैं हम लोग, और एक ही नली से भोजन भी जाता है, पर उसमें एक ढक्कन लगा हुआ है, और वो ढक्कन है हमारे कंठ में, एपिग्लोटिस नाम है उस ढक्कन का। याद रखिएगा, कंठ में एक परत है, उस परत का नाम है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सांस जाने, जिस नली से सांस जा रहा है उस नली को बंद कर देता है एपिग्लोटिस, और खाने वाली नली को खोल देता है। और जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो जिस नली से हम लोग सांस ले वो भोजन वाली नली को बंद कर देता है और श्वास वाली नली को खोल देता है। यही एपिग्लोटिस कार्य करता है जो भी। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव में ही लिखा है। इसमें से आपका क्वेश्चन जो आएगा 2 नंबर का वो हम कल बताएंगे, पर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग देख लेंगे। दिन के समय CO2 ग्रहण करता है और O2 को बाहर निकालता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए कि पौधे दिन के समय किसको ग्रहण करते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के समय ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और पौधे रात के समय CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं। गाँव में कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका रीज़न ये नहीं है कि पेड़ पे भूत और चुड़ैल मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि पेड़ रात में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, समझ में आया? और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीला है। अगर कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे सोता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर में ले लेगा, और शरीर में लेगा तो उसके लिए जहरीला होगा। तो इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय CO2 बहुत अधिक मात्रा में ये पेड़ छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं।
उसके बाद ये जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान है, यानी CO2 को छोड़ना या और CO2 को लेना है या O2 को छोड़ना, ये जो भी है गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्र की सहायता से होता है। और ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? ये रंध्र हमारे पत्ती में पाया जाता है, पेड़ पौधों के पत्ती वाले भाग में पाया जाता है रंध्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं? तो दिन के समय पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और रात के समय CO2 को छोड़ते हैं, या दिन के समय O2 को बाहर निकालते हैं, रात के समय O2 को ग्रहण करते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आप लोग के सॉल्व करने के लिए, इसको आप प्लीज़ जो जो पढ़े होंगे वो सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट में डाल देंगे कि क्या क्या होगा आंसर। या मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, किसके निर्माण से पेशियों में खिंचाव हो सकता है, यानी किसके निर्माण से हमारे पेशियों में जो ऐठन होती है किसके निर्माण से होती है, आपको लोग का आंसर बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इथेनॉल और CO2 का निर्माण किस श्वसन में होता है? मछली के श्वसन अंग के नाम बताएं। और लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक अंग के रूप में कौन कार्य करता है श्वसन में? कुछ 2 नंबर के मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग के छूटे हुए जो हम कल इस भाग में देखेंगे। श्वसन आप लोग का टॉपिक पोर्शन से छोटा है, तो मेन टॉपिक इसमें बता दिया गया है। बाकी जो इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग के छूटे होंगे ऐसे जो कि आने वाले होंगे एग्ज़ाम में मैंने नहीं बताए हो, वो आप लोग को कल बता दिया जाएगा। बाकी इसमें जो भी चीज़ था मैंने बता दिया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के फेयर तैयार कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। और चैनल को जो लोग इस पे न्यू आए होंगे वो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, और हो सके तो आप लोग अपने क्लास में शेयर करते जाइएगा बच्चों से, ताकि वो लोग भी बायोलॉजी 10th का पढ़ ले अच्छे तरीके से। बाकी थैंक यू।